रमेश जी, आभा जी, चार लड़कियों के माता पिता हैं। रमेश जी साधारण निजी संस्थान के मामूली पद पर कार्यरत हैं। रमेश जी का स्तर साधारण है, पर लक्ष्य बड़ा है। बेटियों को कुछ दे सके ना दे सके, पर पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। बड़ी बेटी रूपा ने एमए उत्तीर्ण कर वहीं के निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करते हुए इसी साल 24 की हुई है। उसके रिश्ते के लिए रमेश जी जहाँ भी गए, एक ही प्रश्न, कितना देंगे। रमेश जी पिटे हुए प्यादे की तरह घर लौट आते। कोई खबर नहीं थी, बात बनेगी और आसानी से बनेगी। तय तिथि पर लड़के वाले रूपा को देखने आ रहे हैं। माता पिता जीवित नहीं हैं, दो भाई हैं जो चाचा जी के साथ आएंगे। किन तीन नहीं, दो प्राणी ही तशरीफ लाए। रमेश जी, दूसरी नंबर की बेटी संध्या मेहमानों की आवभगत में तल्लीन बुलावे के लिए सजकर तैयार बैठी बड़ी बहन रूपा से बोली, चाचा जी और लड़का ही आए हैं। दीदी, लड़का इतना हैंडसम है कि तुम्हारा जी मचल मचल जाएगा। रूपा घबरा गई। संध्या, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हैंडसम लड़के को देखकर मदहोश हो जाऊंगी। चलो, हॉल में तुम्हें बुलाया जा रहा है। हॉल में सजी शर्मीली रूपा की दृष्टि नहीं उठती थी। बड़ा जोर लगाकर उसने अगल बगल बैठे दोनों प्राणियों को देखा। सचमुच लड़का हैंडसम है। यदि कुछ पूछा जाएगा तो बताते समय अच्छी तरह देख लेगी। मगर वे दोनों इतने सज्जन निकले कि कुछ नहीं पूछा और आखिरकार रूपा की शादी फिक्स हो गई। रमेश जी योजना बनाने लगे। लड़के वाले शादी जल्दी चाहते हैं। अगले माह अच्छा मुहूर्त है। आभा जी चिंता में है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन लड़का तो रूपा से 10 साल बड़ा है। रमेश जी बेफिक्र हैं। आलोक डॉक्टर है, सुपर स्पेशलाइजेशन। फिर प्रैक्टिस जमाने तक डॉक्टरों की इतनी उम्र हो जाती है। मुझे तो आलोक बहुत सीधे साधे और समझदार लगते हैं। इतने समझदार कि रूपा चाहती रही मोबाइल पर रोज बात करे, पर आलोक ने शादी की तारीख तक 5-6 बार ही बात की। बारात में गिनती के लोग आए। रूपा बड़ी हसरत से जयमाला के लिए मंच पर आई। मति भ्रम कि हुआ है कि यही यथार्थ है। जिसे चाचा समझा था वह डॉक्टर आलोक है, और जिसे डॉक्टर आलोक समझ पहली नजर में दिल दे दिया, वह उनके ठीक बगल में खड़ा उनका छोटा भाई यानी देवर है। रूपा सदमे में हो गई। निखिल पूरी तरह चंचल हो रहा था। भाभी, भैया को माला पहनाइए। संध्या भी सच्चाई जानकर अचंभित थी। उसने भी वही समझा था जो रूपा ने, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है। बोली, पहना रही है भाभी के देवर जी, थोड़ा धीर धरे। रूपा के हाथों को सहारा देकर संध्या और बहनों ने माला डलवा दी। फोटोशूट के बाद रूपा अंदर। उसे ससुराल से आए वस्त्र पहनकर चढ़ावा के लिए तैयार होना है। तैयार होने का उमंग गायब था। बिछावन पर बैठकर हिचक कर रोने लगी। माँ जानती थी कि उस दिन चाचा नहीं आ पाए थे। रूपा ने सामान्य कद सूरत व रंगत वाले आलोक को चाचा और हैंडसम लड़के को आलोक समझ लिया है। उन्होंने रमेश जी से कहा था, आलोक अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, दुबली रूपा अपनी उम्र से कम लगती है। पर रमेश जी ने निर्णय सुना दिया था, लड़के का रूप रंग नहीं, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। आभा जी विवश हुई। रूपा को इस तरह रोते देख रिश्ते नातेदार महिलाएं पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगी। वे उनसे बोली, रूपा आज पराई हुई, ऐसे मौके पर रोना आ ही जाता है। आप लोग भोजन करें, मैं इसे आगे की रस्म के लिए तैयार कर दूं। उनके जाते ही आभा जी ने रूपा को गले से लगा लिया। मत रो बेटी। माँ, तुमने मुझे धोखे में रखा। मैं नहीं जानती रूपा, तुमने क्या देखा और क्या समझा। आलोक की डॉक्टरी अच्छी चलती है, घर में पैसा भरा है। तुम्हें पैसा दिखता है, अंधेर नहीं दिखता। 34 का लड़का अंधेर नहीं हो जाता। अपने पिता की हैसियत जानती हो, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना रो, बात फैलेगी तो बारात लौट सकती है। हम तो जीते जी मर जाएंगे। रूपा ने मान लिया, विरोध का कोई मतलब नहीं। यदि बारात लौट गई तो बहनों के विवाह में अड़चन आएगी। जिस निखिल को पहली नजर में दिल दे दिया, वह नफरत से भर जाएगा। छोटी हैसियत वालों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सजीले राजकुमार अमीरजादियों को मिलते हैं। वह तैयार होने लगी। निखिल फोटोग्राफर को ले आया। भाभी जी तैयार नहीं हुई?
फोटोशूट होना है। संध्या ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठहरिए, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। वह तो आप लड़के हैं कि कोट पैंट पहना और हो गए तैयार। निखिल संध्या को देखता रह गया। आप लड़की हैं कि क्या हैं? आना जाना बना रहेगा। जान लीजिएगा हम संध्या है। निखिल पूरी रात भैया और भाभी के आसपास मंडराता रहा। किसी मित्र ने नियंत्रित किया, बहुत ऊपर ऊपर हो रहे हो, शादी तुम्हारी नहीं भैया की हो रही है। इस समय मैं भाभी की ननद का रोल कर रहा हूँ। मेरी बहन आज होती तो इन्हें इसी तरह घेरे रहती। रूपा विदा होकर ससुराल आ गई। बड़ा और व्यवस्थित मकान। पहली रात का आरंभ आलोक ने अपनी पारिवारिक रूपरेखा बताकर किया। जैसा कि तुम जानती होगी, पापा और माँ डॉक्टर थे। यह मकान व संपत्ति उनकी बनाई हुई है। दोनों का अच्छा नाम था। उनके नाम का पूरा फायदा मुझे मिल रहा है। वे हम तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर निखिल को आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा लगता था। बीकॉम के बाद लॉ किया। कचहरी में प्रैक्टिस करता है। आपकी बहन भी है? थी, मुझसे छोटी, निखिल से बड़ी थी। मेडिकल कर रही थी। पापा माँ उसे छोड़ने हॉस्टल जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया, तीनों नहीं रहे। मैं और निखिल अचानक बेसहारा हो गए। पैसे की कमी नहीं थी, पर मानसिक संबल की जरूरत थी। चाचा जी ने बड़ा सहारा दिया। वे तुम्हें देखने आते, पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मैंने निखिल को बच्चे की तरह संभाला है। नादानी करे तो अपना बच्चा समझकर माफ कर देना। रूपा, जिसे पहली नजर में दिल दे बैठी, जो आयु में उससे बड़ा है, उसे अपना बच्चा कैसे समझ सकती है? जिसे चाचा जी समझा, उसे पति कैसे समझ ले? जब मैं तुम्हें देखने आया, तुम नाजुक लग रही थी। घर आकर मैंने साफ कह दिया था कि मिसमैच हो जाएगा। शादी नहीं करना चाहता था, पर निखिल अड़ गया कि वह तुम्हें पसंद कर चुका है। चाचा जी अड़ गए कि उन्होंने तुम्हारे पिताजी को उम्मीद दी है। रूपा सोचने लगी। मैं निखिल की पसंद और पिताजी को दी गई उम्मीद की भेंट चढ़ गई। माँ के बाद यह घर कभी घर नहीं लगा। वे पता नहीं कैसे इतना संभाल लेती थी। मैं तो चाबियां देखते ही घबरा जाता हूँ। निखिल की स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। तुम हंसोगी, पर मुंह दिखाई में मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। संभालो अपना घर। चाबियां नहीं ले सकती। अभी आप मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हैं। उस पर 7 फेरों का बंधन मजबूत होता है। घर तुम्हारा, जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं मुक्त हुआ। रूपा ससुराल में 10 दिन रही। आलोक उसकी सहूलियत का ख्याल रखते। देवर उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करता। अरे भाभी, तुम अच्छा आ गई। घर में मर्दाने चेहरे देखकर मैं सन्यासी बनता जा रहा था। यहाँ काम वाली बाई भी नहीं है कि उसका मुख देख लूं। खाना बनाने से लेकर बगीचे में पानी देने तक सारा काम बुढ़ऊ काका करते हैं। आलोक मुस्कुरा दिए। अब घर कैसा लगता है? जन्नत। कचहरी जाने की इच्छा नहीं होती। लगता है भाभी के पास डटा रहूं। शादी के बाद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़नी चाहिए। पड़ गई तुम्हारे पैरों में। सही फरमाते हो भैया। माँ होती तो भाभी को रसोई के राज रहस्य बताती। आजकल मैं सास के रोल में हूँ। आलोक ने कहा। रूपा, बहुत दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। इसी तरह मुझे सहयोग और निखिल को स्नेह देती रहना। भैया के मुंह से अब जाकर सहयोग, स्नेह, सहभागिता जैसे शब्द सुन रहा हूँ, वरना वही एक्सरे, एमआरआई, ईसीजी, ड्रिप। बाप रे! इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर लोग बहुत कम हंसते हैं। आलोक हंसते हुए बोले। मैं हंस रहा हूँ। अब थोड़ा हंसने लगे हो भैया। भाभी, भैया तुम पर लट्टू है। मैं हौसला न बढ़ाता तो कुंवारे रह जाते। रूपा मायके लौटी। आभाजी गदगद। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। रूपा, तुम आलोक जी को निखिल से कम ना मानना। निखिल को कम नहीं, बढ़कर मानती हूँ। संध्या बोली। न सास ससुर की रोक टोक, न ननद की दादागिरी। दीदी, मुझे जो ऐसा घर मिल जाए तो खूब मौज उड़ाऊं। मेरा विवाह निखिल से होता तो मैं भी उड़ाती। आभाजी ने संध्या को डपट दिया। कुछ भी बोलती है। रूपा, पिताजी से कहूंगी डॉक्टर साहब को फोन करके कहे कि तुम्हें लेने दोनों भाई आए। लेकिन सिर्फ आलोक आए। कार ड्राइव कर रहे आलोक ने रूपा को देखा तो पूछ बैठे। उदास हो?
निखिल को भी लाते। उसे बुखार है। कब से उदास थी, अब घबरा गई। घर पहुंचकर आलोक ने निखिल का टेम्परेचर चेक किया। मैं इसकी हाय तौबा से परेशान हो गया हूँ। रूपा, अब तुम करो इसकी सेवा। आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, तुमने मेरी केयर भैया से कम की तो मैं तहलका मचा दूंगा। देवर का अर्थ जानती हो? दूसरा वर। मैं तुम्हारा दूसरा वर हूँ। रूपा उसे अपलक देखती रही। संकेत तो नहीं दे रहा है? इस तरह घेरे रहता है जैसे समीपता चाहता है। इसी को मन में बसाकर तो यहाँ रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर रूपा की किस्मत में सदमे ही लिखे हैं। रमेश जी एक दिन अचानक रूपा के ससुराल आए। डॉक्टर साहब, संध्या ने बीएससी कर लिया है, एमएससी बायोटेक में करना चाहती है। हमारे यहाँ यह विषय नहीं है। आप कहे तो यहाँ रहकर पढ़े। रूपा को अकेलापन नहीं लगेगा। रूपा मन ही मन झल्ला उठी। पिताजी ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए ही मुझे अंधेड़ से ब्याह दिया है। सास ससुर का झमेला नहीं है, इसीलिए इन लोगों को चाहे जब टपक पड़ने की छूट मिल गई है। अभी माँ बीमार नहीं पड़ी अभी माँ बीमार पड़ी, पिताजी यहाँ पटक गए कि वहाँ के डॉक्टर बेवकूफ़ हैं। दामाद अच्छा इलाज करेंगे। आलोक ने उपचार किया और माता जैसे आदर दिया। अब संध्या पढ़ना चाहती है, फिर तीसरी, फिर छोटी। मैं अपने घर में खासकर निखिल को लेकर दखल नहीं चाहती। बोली, पिताजी सुनो तो। लेकिन क्या करे पतिदेव का। तुरंत कहा, पिताजी सुनना क्या है, आपका घर है, संध्या रहेगी तो चहल पहल बनी रहेगी। रमेश जी उद्देश्य पूरा कर चलते बने। रूपा सदमे में। आलोक ने हाल पूछा। रूपा, परेशान लगती हो? पिताजी आप पर भार डाल रहे हैं, मुझे संकोच होता है। संकोच क्यों? इस घर में तुम्हारा अधिकार है। निखिल खुश हो गया। बुला लो भाभी, संध्या ने शादी में बहुत सताया था, गिन गिन कर बदला लूंगा। संध्या आकर माहौल में रंग भरने लगी। रूपा को संदेह नहीं, पुख्ता विश्वास है कि संध्या उसके देवर निखिल को लपेटे में लेने के लिए यहाँ स्थापित हुई है। उसमें रुचि लेकर निखिल चालबाजी दिखा दिखा रहा है। फोर्थ सेमेस्टर पूरा होते होते समझ में आ गया। रचना रची जा चुकी है। राज खोलने का भार निखिल पर डाल फोर्थ सेम की परीक्षा होते ही संध्या खिसक ली। निखिल प्रस्ताव लेकर भाभी के सम्मुख आया। भाभी, कुछ कहना है? कहो। भैया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम मेरी अर्जी उनके दरबार में लगा देना। रूपा सब समझ रही थी, पर फिर भी कहा, अर्जी तो सुनो। मैं संध्या से शादी करना चाहता हूँ। अब तक का सबसे भीषण सदमा। इस तरह चीखकर रूपा पहली बार बोल रही है। पागल हुए हो? उसी दिन पागल हो गया था भाभी, जब संध्या को पहली बार देखा था। संध्या प्रेम वेम पसंद नहीं करती, उसका ही समर्थन है भाभी। कह रही थी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, इसीलिए जब वह चली जाए तब मैं तुमसे बात करूं। रूपा रो देगी। देखती हूँ निखिल तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। और अपने कमरे में चली गई। जिसे पहली नज़र में दिल दे दिया, वह संध्या के नाम की लौ जलाए बैठा है। संध्या कितनी घाघ है, मेरी स्थिति जानती है, फिर भी जरूर माँ ने भेजा होगा कि निखिल पर मोहनी डाले, एक और लड़की के हाथ सस्ते में पीले हो जाए। संध्या ने ऐसी मोहनी डाली। नहीं, मुझे मनचाहा नहीं मिला तो मैं संध्या को मनचाहा नहीं पाने दूंगी। रूपा को रात भर नींद नहीं आई। खुद को असहाय उपेक्षित पा रही है। आलोक की संगत नहीं चाहती, पर वे अपनी भलमन साहत में उसके समीप आना चाहते हैं। रूपा निखिल की संगत चाहती है, पर वह पकड़ से छूटता जा रहा है। अब उसके व्यवहार में रोमांच नहीं, कपट का आभास होता है। पहले दिन से ही संध्या को पाने की योजना बना रहा था। योजना सफल हो, इसीलिए भाभी भाभी कहकर उसकी खुशामद करता रहा। रूपा निराशा, ईर्ष्या, क्रोध, बौखलाहट से गुजर रही थी। माँ का फोन बौखलाहट को पराकाष्ठा पर ले आया। रूपा, संध्या ने सब समाचार बताया। तुमको लेकर वह बड़े संकोच में है, पर निखिल उससे शादी करना चाहता है। हमारे तो भाग्य जाग गए, दोनों बहनें मिलजुल कर रहेंगी। तुम्हारे पिताजी इतवार को डॉक्टर साहब से बात करने आएंगे। रूपा बौखलाहट में ललकारने लगी। माँ, तुमने संध्या को जानबूझकर पढ़ने के बहाने मेरे घर भेजा कि निखिल पर मोहिनी डाले। निखिल संध्या की चाल में फंस गया। डॉक्टर साहब को क्या कहूँ?
निखिल उनके दिमाग में इतना घुस गया है कि उसकी खुशी के अलावा इन्हें कुछ नहीं सूझता। नहीं, मैं बोलूंगी अम्मा, तुम्हें संध्या का बड़ा ख्याल है। मुझे धोखे में रखकर अंधेड़ व सूरत के साथ बांधा, तब मेरा ख्याल नहीं आया था? जब ये दोनों भाई मुझे देखने आए थे, मैंने डॉक्टर साहब को चाचा, निखिल को डॉक्टर साहब समझ लिया था। तुम जानती थी असलियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया, मेरे साथ कपट किया। नहीं बेटी, मैं बोलूंगी अम्मा, मैं अब भी सदमे से उबर नहीं पाई हूँ। अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मेरा दिमाग खराब है। इस विषय में मुझसे बात न करना। रूपा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक इसी क्षण स्वर उभरा, भाभी। रूपा के कान बज रहे हैं या निखिल कचहरी से लौट आया है। हॉल में बैठी तेज आवाज में माँ को ललकार रही रूपा को आभास नहीं था कि जरूरी फाइल लेने के लिए अचानक आ पहुंचा निखिल उसकी कटुता सुनकर हॉल से लगे बाहरी खुले बरामदे में खड़ा है। इसके आने की आहट नहीं मिली या दबी चाप से बैठक में दाखिल हुआ है। निखिल, तुम जल्दी आ गए? फाइल भूल गया था। पानी पियोगे? हाँ। रूपा को राहत मिली कि निखिल ने फोन पर की गई उसकी बातचीत नहीं सुनी। सुनता तो प्रतिक्रिया जरूर देता, लेकिन रूपा महसूस करने लगी कि निखिल बहुत बदल गया है। संध्या वापस क्या गई, निखिल की हंसी ले गई। निखिल, संध्या की याद आ रही है? उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? भाभी, आप अपनी माँ से जो बातें कर रही थी, सुनकर शादी से मेरा विश्वास उठ गया। शादी के समय तुम्हारे मन में जो भी था, पर भैया के इतने अपनेपन को देखकर तुम्हारी धारणा में बदलाव आना चाहिए था। अंधेड़, बदसूरत, भैया में इतने गुण हैं, पर तुम इस मामूली बात पर अटकी हो कि वे खूबसूरत नहीं है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पर दिल साफ नहीं है, तो खूबसूरती किस काम की? कपट तो हम लोगों के साथ हुआ है। सोचता था तुमने भैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया है, उनकी भावनाओं को समझती हो। सब ढोंग है। भैया हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। निखिल, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, ख्याल रखा? छी छी। निखिल सुनो तो, तुम सुनो, मिसमैच होगा सोचकर भैया शादी का मन नहीं बना रहे थे। मैं अड़ गया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अफसोस मैं गलत था। सुनो तो, तुम सुनो। मैं मानता हूँ कि भैया जैसे इंसान के लिए जो अच्छे विचार नहीं रखता, वह अच्छा नहीं हो सकता। भैया मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ना तुम ना संध्या। मैंने तुम्हारे भीतर का कालापन देख लिया, पर भैया को मत दिखाना। वे तुम पर विश्वास करते हैं, उन्हें तकलीफ होगी। उनके सामने मेरे साथ सहज व्यवहार करती रहना। मैं भी नाटक करता रहूंगा। नहीं करूंगा तो भैया को कारण क्या बताऊंगा? निखिल वहां से चला गया। रूपा की आंखें सुलग रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। कितना अपमानजनक था यह सब कुछ जो उसके साथ हो रहा था। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर? माना धोखा आलोक जी के साथ हुआ है, मगर मेरे साथ तो नजरों का धोखा हुआ है। अब क्या करें? गुस्से में रूपा अपने कमरे में घुसकर फूट फूट कर रोने लगी। सूटकेस निकालकर अपने कपड़े भरने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। उठाया तो सामने आलोक जी थे। रूपा सुनो, पैकिंग कर लो। मैं और तुम आज शाम को मनाली निकलेंगे। और हाँ, निखिल की चिंता मत करना, वो अपना देख लेगा। अपने आप से शर्मिंदा होकर रूपा सामने आईने में नजर नहीं डाल सकी। शाम को आलोक के आने पर सब कुछ सामान्य था। निखिल ने हंसी खुशी दोनों को एयरपोर्ट विदा किया। हफ्ते भर मनाली पति संग रहकर आई रूपा ने अपनी बेरंग जिंदगी में रंग डालने का सौगंध अपने आप से किया। वो रंग और रूप के खूबसूरती के बजाय दिल की खूबसूरती को चुनेगी। शाम को बातों ही बातों में आलोक ने एक रिश्ते के बारे में रूपा और निखिल से चर्चा की। रूपा को लगा कि निखिल इनकार कर देगा, मगर उसने ऐसा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना ही कहा, भैया जैसा आपको सही लगे कीजिए, मेरे तरफ से पूरी सहमति है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए अच्छी लड़की ही ढूंढेंगे। यह सब सुनकर रूपा आश्चर्यचकित सी माँ को फोन मिलाया। मम्मी, निखिल और संध्या की बात करने से पहले ही आपके दामाद ने लड़की पसंद कर रखी है और निखिल ने भी पूरी सहमति दे दी है। और निखिल अपने भैया की कोई बात नहीं टालते। आप पिताजी से कह दीजिए कि संध्या के लिए कहीं और रिश्ता तलाशें।
इतना कहकर रूपा किचन में चली गई आलोक जी के पसंद के व्यंजन की तैयारी करने। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।